एक गांव में गोपाल और कन्हैया नाम के दो दोस्त रहते थे। अब उनकी गिनती गांव के शरीफ लोगों में होती थी और ये बात गांव में शायद ही किसी को मालूम थी कि ये दोनों आज से 25-30 साल पहले एक दूसरे से बिल्कुल ही अनजान थे और इस गांव में आकर बसे थे। ये राज तो किसी को मालूम ही न था कि ये दोनों किसी जमाने में पेशे से चोर थे। ये भी भाग्य की बात है कि ये दोनों भटकते भटकते इसी गांव में आकर बस गए और अब मेहनत मजदूरी करके अपना गुजर बसर करते थे। दोनों ने एक ही जगह पर अपनी झोपड़ियां डाल रखी थीं। उन दोनों के दिल ऐसे मिले कि गांव के लोग उन्हें दो भाई कहकर पुकारते थे। उनकी झोपड़ियां बिल्कुल पास पास थीं और दोनों के दिन बड़े ही मजे से कट रहे थे। समय बीतने के साथ साथ वे एक दूसरे के ये राज भी जान गए कि वे दोनों किसी समय में चोर थे, लेकिन बरसों पहले उन्होंने चोरी के काम को छोड़कर एक सीधे और सच्चे आदमी की तरह जीवन गुजारने की कसम खा ली थी। परंतु ये राज हमेशा उन्हीं के दिलों में रहा और गांव में किसी को कानो कान इसकी खबर नहीं थी। दिन भर की कड़ी मेहनत के बाद ही वे अपने पेट की भूख को शांत कर पाते थे। दिन भर की कड़ी मेहनत के बाद जब वे रात को खाना खाकर अपनी अपनी झोपड़ियों के बाहर चारपाई पर बैठते तो अपनी पिछली जिंदगी के किस्से एक दूसरे को सुनाकर अपना दिल बहलाते। एक बार दोनों रात के समय बाहर बैठे हुए बातें कर रहे थे। तब गोपाल ने कहा, भाई, चोरी चकारी के किस्से तो हम रोज ही सुनते हैं, परंतु मेरा तो मन चाहता है कि तुम यह बताओ कि तुमने चोरी छोड़ क्यों दी। चलो, आज तुम मुझे बताओ कि तुमने चोरी का काम क्यों छोड़ा। कन्हैया ने कहा, ठीक है, आज मैं बताता हूँ, लेकिन कल तुम्हें भी बताना होगा। गोपाल ने कहा, मुझे मंजूर है। इसके बाद गोपाल ने कहना शुरू किया, भाई, एक बात तो तुम जानते होंगे कि हमारे समय में चोरी करना कोई हंसी खेल नहीं था। यह एक कला थी। आज की तरह नहीं कि घर खाली देखा और ताला तोड़ दिया और घर में घुस गए। कुछ यारों ने तो चाबियों के बड़े बड़े गुच्छे साथ में रखना शुरू कर दिए हैं। न मेहनत न किसी का डर, ताला तोड़ा और जो कुछ हाथ लगा लेकर चंपत हो गए। गोपाल ने आगे कहा, मैं हमेशा अकेला ही चोरी करता था। अब मैं वह किस्सा सुनाता हूँ जिसके बाद मैंने चोरी करना छोड़ दिया। असल में मैं तभी चोरी करता था जब मुझे कोई काम न मिलता और रुपयों की सख्त जरूरत होती थी। हर चोरी के बाद मैं खुद से वादा करता था कि अब मैं चोरी नहीं करूँगा, लेकिन फिर अगली चोरी करने के लिए निकल पड़ता। मैं उस जमाने में एक पहाड़ी इलाके में रहता था, मगर वे ज्यादा ऊंचे पहाड़ नहीं थे। वहां पर एक छोटा सा मकान था जिसके नीचे एक लाल जी की दुकान थी और उनका परिवार भी वहीं पर रहता था। घर के ऊपर वाले हिस्से पर एक खान साहब रहते थे। घर के आगे जंगल था और आसपास 2-3 कच्चे मकान थे। कोई ज्यादा आबादी नहीं थी। वहां पर सारे पहाड़ी इलाकों की तरह चोरी चकारी की कोई चर्चा नहीं थी, क्योंकि उस छोटे से घर के अलावा कहीं और से कोई माल मिलने की उम्मीद नहीं थी। मैं देखा करता था कि मकान का मालिक उस मकान में 2-2, 4-4 दिन छोड़कर आया करता था। उनका पहनावा और रुतबा बड़ा ही रौबदार था। उनके जूते भी सुनहरी रंग के होते थे। उनको देखकर मुझ पर तो क्या, सारे इलाके पर यह रौब पड़ जाता था कि वे बड़े ही रईस आदमी थे। कभी-कभी जब उनके लड़के आते तो वे भी शानदार कपड़ों में होते थे। उस घर में आम दिनों में खान साहब की पत्नी और 5 साल की बेटी रहा करती थीं। घर की मालकिन को बहुत कम लोगों ने देखा था, क्योंकि थोड़ी देर चुप रहकर गोपाल ने फिर से बात शुरू की। मगर मुझे यह देखकर बड़ी हैरानी होती थी कि उस घर में चोरी से बचने का कोई खास इंतजाम नहीं था। शायद खान साहब का रोब ही इतना था कि घर वालों को कोई खटका ही नहीं था। मगर मुझे यह पक्का यकीन था
कि घर में इतना माल तो जरूर मिल जाएगा कि 1-2 साल आसानी से निकल जाएंगे। एक दिन मैंने खान साहब की जानकारी पाने के लिए लाल जी की दुकान पर जाकर पूछा तो पता चला कि वे भी खान साहब से बहुत घबराते थे। लाल जी ने बताया कि वे जंगलों का ठेका लेते हैं और लड़कों को बड़े शहर के बड़े स्कूलों में पढ़ाते हैं। अब मुझे पक्का यकीन हो गया कि खान साहब सचमुच बहुत बड़े रईस हैं। आखिर एक दिन खान साहब जब अपने काम पर वापस लौटे तो मैंने उस शाम को अपना काम करने की ठान ली। रात को घर के अंदर पहुंचने में कोई खास कठिनाई नहीं हुई। मैं सीढ़ियां चढ़कर घर के अंदर पहुंच गया। 2 कमरों और एक बरामदे का छोटा सा घर था। अंदर पहुंचकर मैं कुछ देर के लिए बरामदे में बैठ गया ताकि मेरी आंखें अंधेरे में देख सकें। जल्दी ही मुझे अंदाज हो गया कि घर में सामान ज्यादा नहीं है। एक कमरे में माँ और बच्ची सो रहे थे। उसमें पलंग के नीचे 2 अटैचियां रखी हुई थीं। दूसरे कमरे में संदूक रखे थे जिनमें किसी में ताला नहीं था। ये देखकर मेरा माथा ठनका कि इतने बड़े रईस के घर में इतना कम सामान। खैर, मैंने संदूकों की तलाशी ली। कपड़ों के अलावा कोई जेवर का डिब्बा हाथ नहीं लगा। अंधेरे में हाथ से छूकर 2 कपड़े ऐसे लगे जैसे उन पर सोने के तारों की कढ़ाई हो। मैंने उन्हें एक चादर में लपेटकर खाट के नीचे खिसका दिया। अब मुझे फिक्र थी दूसरे कमरे की अटैचियों की। मैं जमीन पर रेंगता हुआ दूसरे कमरे में घुसा और अटैची उठाकर बरामदे में ले आया। मैं उन्हें उन कपड़ों के साथ रखना ही चाहता था कि मेरा पैर एक खाट से टकराया जिसे मैंने अंधेरे में नहीं देखा था। वो खाट आवाज के साथ एक ओर झुकी और जमीन से टकराई। साथ ही मालकिन की आवाज आई, कौन है? मुझे ख्याल आया कि अगर ये चिल्लाई तो लालजी जाग जाएंगे। मैं घबराहट में बोल पड़ा, भांजी, मुझे खान साहब ने भेजा है कुछ सामान मंगवाने के लिए। औरत ने डरने के बजाय हैरानी से कहा, अच्छा, तो तुम्हें बहुत मुश्किल हुई होगी यहाँ पहुंचने में। तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए पानी लाती हूँ। वो रसोई में गई, चिराग जलाया और कहने लगी, बेचारा कैसे पहुंचा होगा। दिन में चला होगा और पहुंचते पहुंचते रात हो गई होगी। बैठ जाओ चारपाई पर। जैसे ही उसकी पीठ मेरी तरफ हुई, मैंने मौका पाकर दरवाजे की तरफ दौड़ लगा दी। मैं सीढ़ियों के पीछे छुप गया। तभी मालकिन की आवाज आई, अरे भैया, कहाँ चले गए? कुछ खा पी तो लेते। फिर दरवाजा बंद होने की आवाज आई। कन्हैया ने कहा, अरे तू चोरी करने गया था या किसी देवी के दर्शन करने? गोपाल ने कहा, हाँ भाई, वह देवी ही थी। उसे शक ही नहीं हुआ कि कोई चोर हो सकता है। उसे सबसे पहले ख्याल आया कि मैं थका हारा हूँ। उसके सामने मुझे खुद से शर्म आने लगी। बाद में मुझे मालूम हुआ कि खान साहब असल में गरीब थे और किसी ठेकेदार के यहाँ मुंशी थे। वे अपनी सारी कमाई बच्चों की पढ़ाई पर लगा देते थे और अपनी इज्जत बचाने के लिए साफ सुथरे कपड़े पहनते थे। तब मैंने सोचा कि एक वो आदमी है जो इज्जत बचाने के लिए जी रहा है और एक मैं हूं जो पेट भरने के लिए इज्जत गवा रहा हूं। बस उसके बाद मैं कभी दोबारा चोरी ना कर सका। अब तू बता कन्हैया, तूने चोरी करना क्यों छोड़ा? तो सुन, जब मैंने आखिरी चोरी की थी तब मैं जवान था। बात यह थी कि जिस गांव में मैं रहता था वहां एक किसान की बेटी की शादी थी। वो किसान बहुत छोटी जमीन पर हल चलाता था और कर्ज लेकर बारात के लिए तैयारी कर रहा था। जिस रात बारात आनी थी उससे एक रात पहले मैंने चोरी कर ली। दुल्हन के जेवर और कुछ नकदी मेरे हाथ लगी और मैंने फौरन गांव के बाहर एक पेड़ के खोखले तने में छुपा दिया। अगले दिन जब मैं उसके घर के पास से गुजरा तो वहां रोने की आवाजें आ रही थीं। मुझे लगा किसी की मौत हो गई है।
मैं वहां पहुंचा तो देखा कि वह बूढ़ा किसान उदास बैठा था। उसने रोते हुए कहा, भाई, अब बिटिया को विदा नहीं किया जा सकता। बारात के खर्च के लिए जो पैसे थे और जो जेवर थे सब चले गए। अब मैं बारात को क्या खिलाऊंगा? तभी उस बूढ़े ने अपने बेटे से कहा, जा, दूल्हे के बाप से कह दे कि बारात लेकर ना आए। गांव भर की नाक कटवाने से अच्छा है कि बारात आए ही नहीं। उसकी उस दुखी और सख्त आवाज ने मेरा दिल हिला दिया। मुझे लगा जैसे मैं चोर नहीं बल्कि उनकी खुशियों का कातिल हूं। मेरा दिल चाह रहा था कि उसके पैरों पर गिर पड़ूं। अचानक मेरे सर पर जैसे किसी ने हथौड़ा मारा हो। मैं भीड़ को चीरता हुआ बूढ़े के पास पहुंचा और उसके पांव पकड़ लिए। मैंने कहा, चाचा, बारात को मत रोको। मैं चोर हूं, मैंने ही चोरी की है। मैं तुम्हारी एक एक चीज लौटा दूंगा। इसके बाद मैं, वो किसान और गांव के लोग उस पेड़ की तरफ गए। मैंने पोटली उन्हें दे दी। किसान ने मुझे गले लगा लिया और उसकी आंखों में राहत के आंसू थे। शाम को जब बारात आई और ढोलक की आवाज सुनी तो मुझे एक अजीब सा सुकून मिला। उसके बाद मैं कभी वापस नहीं लौटा और ना ही कभी चोरी की। बस यही मेरी आप बीती थी।